हेलो। क्लास 7th के चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मनसबदार और जागीरदार ये क्या होते थे, इनकी जरूरत जो है वो मुगल एम्परर्स को क्यों पड़ी, क्यों वो खुद नहीं सारा कुछ कर पाते थे, क्यों उनको मनसबदार या जागीरदार को जो है अपॉइंट करना था। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, एज द मुगल एम्पायर एक्सपैंडेड टू एनकम्पस different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. From a small nucleus of Turkish nobles to Ranis, they expanded to include Iranian, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as Mansabdars. तो इसका क्या मतलब है, हमने पहले भी ये पढ़ा था कि जब मुगल एम्पायर जो है उसकी एक्सपेंशन हो रही थी तो कुछ तो रूलर्स ऐसे थे जो कि अपने आप ही सरेंडर कर देते थे। तो वो सारे रूलर्स जो मुगल सर्विसेज को आराम से ज्वाइन कर लेते थे, भले ही वो राजपूत हो भले ही वो मराठाज हो, उनको वो क्या करते थे, एक पोजीशन दे देते थे, उनको मनसबदार बना देते थे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसका मतलब ये एक तरह से पोजीशन मिल गई उनको या फिर एक रैंक मिल गया कि अब आप एक मनसबदार हो। ठीक है, तो आप एक रैंक होल्डर हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक रैंक होल्डर हो, आप हमारी अंडर काम करते हो। तो ये करते थे मुगल एम्पायर। इनको ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि जैसे 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 एम्पायर एक्सपैंड हो रहा है तो हर जगह को कंट्रोल करने के लिए या हर जगह को देखने के लिए उन्हें कोई ना कोई चाहिए होता था। तो बहुत बार तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो कुछ राजपूत रूलर जैसे जो हार गए, तो ये जो मुगल है वो उनको उनका लैंड ही वापस असाइनमेंट के जैसे भेज देते थे कि आप अब आप इसी को रूल कर लो, भले ही हमारे अंडर कर रहे हो पर आप रूल करो और ये आपकी असाइनमेंट हो गई। तो वो भी मनसबदार बन जाते थे। तो मनसबदार के रैंक होल्डर्स बोलते हैं। रैंक होल्डर जो भी थे मुगल एम्पायर में, मुगल एम्परर के अंडर जो भी लोग आते थे जिनके रैंक थे, उनको मनसबदार बोलते थे। और ये मनसबदार कोई ऐसा नहीं था कि कोई एक ही रिलीजन से होंगे या कुछ भी होंगे या एक कैटेगरी के लोग होंगे। ये कुछ कोई भी हो सकता था, जो भी मुगल एम्पायर जो भी एम्परर को अच्छा लगे या जो भी उसके अकॉर्डिंगली वो उसको कर देता था। द टर्म मनसबदार refers to an individual who holds a mansab, meaning a position or rank. इसका मतलब मनसबदार क्या है, रैंक होल्डर। तो मनसब का क्या मतलब हुआ, रैंक। तो मनसबदार वो है जो कि एक मनसब जो है उसको होल्ड करता था, यानी कि एक पोजीशन पे या फिर एक रैंक पे था। तो वो कोई भी रैंक हो सकता है, या तो एकदम लो रैंक का हो सकता है या फिर वो हाई रैंक का भी हो सकता है। ये भी हम पढ़ेंगे कि वो कैसे डिसाइड करते थे कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो लोअर रैंक का है या हायर रैंक का है, वो एक जात है या फिर उसको जात बोलते हैं, उससे वो डिटरमाइन करते थे कि एक जो मनसबदार है उसका रैंक क्या है। तो मनसबदार यानी कोई भी इंडिविजुअल जो एक रैंक होल्डर है, और वो रैंक का नाम क्या है, रैंक का नाम है मनसब। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल्स टू फिक्स rank, salary, and military responsibilities. Rank and salary were determined by a numerical value called zat. इसको जैत भी बोलते हैं, जात भी बोलते हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब हमने बोला कि जो मुगल था, मुगल्स जो थे, इन्होंने क्या किया, एक ग्रेडिंग सिस्टम बना दिया। ग्रेडिंग सिस्टम यानी कि मतलब उन्होंने ग्रेड्स देना शुरू कर दिया। मतलब अगर आपका रैंक जो है ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी सैलरी भी ज्यादा है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा है। It was a grading system used by Mughals to fix rank, salary and military responsibility. तो रैंक और सैलरी क्या है, तो जितना ज्यादा रैंक होगा उतनी ज्यादा सैलरी होगी, उतनी ज्यादा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो ये सब कुछ हमको कैसे क्या चीज डिटरमाइन करती थी वो हम आगे पढ़ेंगे। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जैट। तो ये जो है ये डिटरमाइन करता था कि आपका रैंक कितना है, और अगर रैंक आपका ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। द हायर द जैट द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड लार्जर हिज सैलरी। इसका मतलब अगर ये जो जैट है ये आपका ज्यादा था तो इसका मतलब आपकी सैलरी भी ज्यादा है, आपका रैंक भी ऊपर है, इसका मतलब आप ज्यादा प्रेस्टिजियस नोबल पोजीशन के अंदर हो, आपकी जो पोजीशन है वो हायर है कोर्ट के अंदर। मतलब आप ज्यादा ऊंचे, जैसे हम देखते थे कि एम्परर्स के या इवन किंगडम्स भी जब होते थे तो वहां पे भी उनके मिनिस्टर्स बैठे होते थे, जो जो भी हम देखते हैं मूवीज में भी हमने देखा है। तो उनके मिनिस्टर्स में भी रैंक्स होते थे। ऐसा नहीं था कि हर मिनिस्टर जो है सेम होता है, कुछ अच्छे रैंक्स वाले थे, कुछ कम रैंक्स वाले थे। तो वो मुगल कैसे उनको डिटरमाइन करते थे, जैट से। अगर जैट ज्यादा है तो रैंक ज्यादा है, ज्यादा मिनिस्टर जो है उसका रैंक ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है,
और वो उसकी जो जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी ज्यादा है। The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specific number of सवार और cavalrymen। इसका क्या मतलब हुआ? अब मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ, रैंक और सैलरी की तो हमें समझ में आता है कि आपका रैंक जो है, जैसे कि मिनिस्टर्स हैं तो मिनिस्टर्स में आपका रैंक ज्यादा ऊपर है, ज्यादा आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, आप जो भी बात करोगे उसमें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, यानी कि आपको जो पैसे मिलते हैं मुगल से और जो मुगल एम्परर आपको पैसे देता है वो भी बाकी मिनिस्टर्स से या बाकी लोगों से या जो भी मनसबदार है बाकी उनसे ज्यादा होगी। लेकिन मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हमने जैसे पढ़ा कि कभी कभार रिबेलियन शुरू हो जाता था तो उसको कंट्रोल करने के लिए उनके पास मिलिट्री होनी चाहिए थी। एक चीज और होती थी जो ये लोग क्या करते थे मुगल्स, ये अगर हम इंडिपेंडेंट मिलिट्री रखने को दे दें कि आप एक काम करो, जैसे कि मान लो कोई राजा है वो हार गया और मुगल ने बोला आप रूल करो, अपनी इंडिपेंडेंट मिलिट्री रख लो, यानी खुद अपने बंदे खुद देखो कि आपको जितनी मिलिट्री चाहिए उतनी, चाहे आप 500 लोगों की आपके पास आर्मी हो चाहे आपके पास 10,000 लोगों की आर्मी हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ज्यादा चांसेस थे कि ये जो जो किंगडम इन्होंने अंडर किया है, जिस किंग के अंडर में जो था ये पहले, तो वो ज्यादा आर्मी इकट्ठी करके वापस से मुगल को अटैक करते, वापस से अपना जो एरिया है निकलवा ले। तो इसकी वजह से जो मुगल से वो क्या करते थे, एक लिमिटेड नंबर बोलते थे, यानी कि अगर आप ना कितने अपनी सवार या कैवेलरी मैन आप कितने रख सकते हो, मान लो सिर्फ 1,000 ही रख सकते हो, तो उतना ही नंबर आपको मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उन्होंने 1,000 बोला और आप 10,000 रख लो, तो वो गलत हो जाएगा। The Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registers, their horses branded, and then received money to pay them as salary। तो ये सब कुछ मनसबदार करते थे। जितने भी उनकी मिलिट्री थी उनको सैलरी भी मुगल्स देते थे और मनसबदार को क्या करना होता था, अपने जितने भी, जैसे उन्होंने बोला आप 1,000 आर्मी होनी चाहिए, आपकी 1,000 कैवलरी मैन होनी चाहिए आपके पास, तो वो मनसबदार जो है वो 1,000 लोगों को लेके जाता था, वहां पे उन सबका रिव्यू होता था, उनको रजिस्टर करते थे, अच्छा ये 1,000 लोग हैं, उनके हॉर्सेस को ब्रांड करते थे, यानी उनके नाम लिखते थे, उनपे नंबर लिखते थे, ये देख लेते थे कौन सा हॉर्स कौन सा है, और ऐसे करके मनसबदार को वो पैसे देते थे ताकि वो उनको आगे सैलरी दे दे। कैवेलरी मैन क्या होते हैं, सवार क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये होते हैं, ये वैसे भी फोटोग्राफ वैसे भी एनसीईआरटी में बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी जितने भी घुड़सवार होते हैं ना, यानी कि जो हॉर्स राइड करते हैं, इनको हम कैवेलरी मैन बोलते हैं, या इनको घुड़सवार, जैसे इनको घुड़सवार हिंदी में बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म सवार ये वो होता है। नेक्स्ट क्या है, द Mansabdar received their salaries as revenue assignments called jagirs, which were somewhat like iqtas. But unlike muftis, most Mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. They only had rights to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants. इसका क्या मतलब हुआ? हमने पिछले जो दिल्ली सल्तनत है उसके अंदर हमने इक्ता और मुफ्तीज के बारे में पढ़ा था, यानी कि हम पढ़ते थे कि जो मुफ्ती है वो एक वहां का जो दिल्ली सल्तनत है वो भी अगर किसी को अपॉइंट करती थी एक जगह के देखने के लिए या एक जगह पे उनको रूल करने के लिए कि ये जो जगह है ये आपके अंडर है या आपकी गवर्नेंस के अंदर है, तो उनको मुफ्ती बोलते थे और जगह को, लैंड को इख्ता बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो असाइनमेंट हुई, अब मनसबदार को क्या है, अब उन्होंने तो जो मनसबदार को जो पैसे देने हैं वो कैसे आते थे, वो रेवेन्यू से आते थे। रेवेन्यू का क्या मतलब, एक तरह से टैक्सेस लगा लो या आप जो भी है। तो मान लो अगर एक एरिया है जो मनसबदार को मुगल एम्पायर ने दिया है, तो वहां से अब जितनी भी रेवेन्यू, जितने भी टैक्सेस कलेक्ट करेंगे मुगल्स, वो सारे किसको जाएंगे, मनसबदार को चले जाएंगे। ठीक है, और ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, यानी कि जो एरिया इनको दिया है उस एरिया को क्या बोलते थे, उस एरिया को हम जागीर बोलते थे, कि ये जो है इस मनसबदार की जागीर है, यानी कि इस मनसबदार का एरिया है, यहाँ से जो भी टैक्सेस निकलेंगे, जो भी टैक्सेस लोग पे करेंगे मुगल को, वो सारे टैक्सेस को हम सैलरी की फॉर्म में मनसबदार को ही दे देंगे। एक और डिफरेंस क्या है मुफ्ती और मनसबदार के अंदर, वो ये है कि मुफ्ती क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, यानी कि वो देखते थे कि अपनी जो इख्ता है उसको एडमिनिस्टर करते थे, वहीं रहते थे। लेकिन मनसबदार का यूजुअली अगर उनको रहना है वो रह सकता है, लेकिन अगर नहीं भी रहना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो कहीं और रह सकते हैं और वहां से जितनी भी सैलरी या जितना भी रेवेन्यू या जो टैक्सेस इकट्ठे करने हैं वो ये मनसबदार के सर्वेंट्स भी कलेक्ट करके उनको दे सकते थे। तो यहाँ पे दे ओनली हैड राइट्स
टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वाज कलेक्टेड बाय देयर सर्वेंट्स, यानी कि उनका जो राइट था, मतलब कि अभी तक मुगल एम्पायर ने उनको वहां पे रूल करने को नहीं दिया। मुगल एम्पायर ने मनसबदार को, एम्परर्स ने मनसबदार को ये नहीं बोला कि आप जो है आप जाकर अपनी जगह पे, यानी आप जाके आप अपनी जागीर पे रूल करो। आप रूल नहीं करोगे, लेकिन जितना भी वहां से टैक्स आएगा वो सारा आपका है। तो दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू, यानी कि टैक्स ऑफ देयर असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है? जागीर, which was collected for them by their servants. While the mansabdar themselves served in some part of the country, तो कहीं ना कहीं मनसबदार तो रखते थे। ऐसा नहीं है कि वो फ्री में बैठे रहते थे और उनको वो जो है आगे पैसे दे देते थे। कहीं ना कहीं तो उनको करना ही पड़ता था काम, कहीं ना कहीं उन्हें सर्व करना ही पड़ता था। In Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of mansabdar. तो ये भी है, अब जैसे कि मान लो एक जगह है, मनसबदार है, अगर उसका रैंक तो जो है वो छोटा है और उसको एरिया ज्यादा मिल गया जहाँ से ज्यादा टैक्सेस आ रहे हैं, तो उनको तो पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। तो अकबर ने क्या किया था? अकबर ने इनको बहुत ही केयरफुली असेस करके रखा था, बहुत ही केयरफुली बना के रखा था, ये सोच के कि जो भी मनसबदार की सैलरी होनी चाहिए उसकी जात के अकॉर्डिंग उतना ही पैसा आता हो, उतना ही टैक्सेस आते हो उस एरिया से, उस जागीर से। By Aurangzeb's reign, this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum. तो कभी कभार अब ये भी हो सकता है कि रैंक हायर है और आपकी सैलरी ज्यादा है और आपको जो पैसे हैं वो कम मिल रहे हैं। तो ये अकबर के केस में नहीं हुआ। अकबर ने क्या है, जितनी सैलरी प्रॉमिस करी हुई है मनसबदार को उनके रैंक के अकॉर्डिंग, उतनी ही सैलरी आती थी जागीर से। लेकिन जब औरंगजेब का टाइम आया तो उनको कम मिलने लग गए पैसे। क्यों? क्योंकि उसने एक तो पहले टैक्सेस इतने ज्यादा हो गए थे और उसके टाइम पे लोग इतने टैक्सेस पे भी नहीं कर पाते थे ठीक से। इसकी वजह से लोग कम टैक्स पे कर रहे हैं, इसलिए उनके पास पैसे जाते भी नहीं थे। जो मनसबदार है उनको कम पैसे मिलते थे। There was a huge increase in the number of mansabdar, which meant a long wait before they received a jagir. तो मनसबदार क्योंकि इतने सारे आ गए, क्यों? एक तो ये भी हो सकता है कि उसने बहुत सारे लोगों को अपने अंडर ले लिया। दूसरा क्या हो सकता है, क्योंकि इतना एरिया बढ़ गया था तो मनसबदार भी बढ़ जाएंगे। जब आपका एम्पायर इतना इंक्रीज हो गया, अकबर से जहांगीर तक हमने देखा है कि एम्पायर बहुत इंक्रीज हुआ, तो मनसबदार भी इंक्रीज हुए। मनसबदार इंक्रीज हुआ यानी पैसे ज्यादा हिस्सों में बटेंगे, ज्यादा हिस्सों में बटेंगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे या फिर आपको लेट पैसे मिलेंगे। तो यही लिखा हुआ है। These and other factors created a shortage in the number of जागीर। जागीर यानी कि लैंड में शॉर्टेज हो गई। क्यों? क्योंकि मनसबदार इतने ज्यादा हो गए। अगर मान लो 500 एकड़ की एक लैंड एक मनसबदार की थी, लेकिन अगर हमने मान लो 5 मनसबदार आ गए तो अब वो 500 एकड़, अब हर मनसबदार को 100 एकड़ लैंड मिल गई। इसका मतलब पैसे भी कम हो गए और लैंड भी कम हो गई, यानी कि लैंड के जागीर भी कम हो गई। एज अ रिजल्ट मेनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट as much revenue as possible while they had a jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously. अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि हमको पैसे तो मिलते नहीं है, अब पैसे हमको मिलते नहीं तो हम एक काम करते हैं, खुद ही यहाँ का रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा देते हैं, खुद ही यहाँ के टैक्सेस जो है बहुत सारे बढ़ा देते हैं, और जब तक हमको जागीर मिली हुई है, जब तक हमको लैंड मिली हुई है, तब तक जितने पैसे हो सके हम उतने ले लेते हैं, उतने कमा लेते हैं यहाँ से, बाद में पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ज्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए, ज्यादा टैक्सेस लगा दिए। अब टैक्सेस लगा दिए, उनको तो पैसे मिल गए, लेकिन सफर किसने किया? पिजेंट्री ने। पिजेंट्री उस टाइम पे पीजेंट्स क्या होते थे, जो हम गरीब लोग नहीं बोल सकते लेकिन कॉमन लोग एक तरह से, जो पीजेंट्स थे, जो जिनको उस टाइम पे लोअर क्लास बोल सकते थे, या फिर जो कॉमनर्स थे, उनको सफर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक तो इतनी ये जो मनसबदार हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए, और क्या है जो पैसे हैं उन्होंने रेवेन्यू वो भी इतना ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब कि टैक्सेस ज्यादा बढ़ा दिए। तो इसकी वजह से उनको जो पिजेंट्री है उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, और औरंगजेब जो था इसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया, इसकी कंट्रोल से बिल्कुल बाहर था औरंगजेब की ये सब चीजों को कंट्रोल करना। तभी हम ये बोलते हैं कि औरंगजेब जो गवर्नेंस है उसमें बहुत वीक था। अब इसके अंदर एक चीज और जो क्वेश्चन आती है कि मनसबदार और जागीरदार में डिफरेंस क्या है। तो मनसबदार हम ये बोलते थे, मनसबदार वो है जिसको जाकर पैसे मिलते हैं एक जागीर के, तो जागीर से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ जाके मनसबदार को मिल जाएगा। लेकिन मनसबदार जो है जागीर के अंदर रहता नहीं था, जागीर में उसकी गवर्नेंस नहीं थी, बल्कि वो कहीं और किसी और कंट्री के पार्ट में जो है
गवर्नेंस देता था। लेकिन जो बंदा उस एरिया में यानी कि जो वहां का जागीर में जो गवर्नेंस कर रहा है वो वहां का जागीरदार होता था। और ये भी हो सकता है कि एक एरिया का जागीरदार किसी और एरिया का मनसबदार हो और किसी और एरिया का मनसबदार किसी और एरिया का जागीरदार हो। तो ये मतलब होता था मनसबदार जो है उनके पास एक असाइनमेंट होती थी, एक लैंड असाइनमेंट जिसको हम बोलते थे जागीर। जागीर से क्या है, जो भी टैक्सेस आते थे वो टैक्सेस सारे सैलरी के फॉर्म में मनसबदार को चले जाते थे। लेकिन जो मनसबदार है वो जागीर को यानी कि उस लैंड को गवर्न नहीं करता था। वहां पे कौन गवर्नेंस करता था, वहां पे एक जागीरदार होता था जो उस लैंड को गवर्न करता था। और वहां से जो भी टैक्सेस थे वो मनसबदार को जाते थे। लेकिन मनसबदार अपनी जागीर जो है उसको नहीं कंट्रोल करता था, वो कहीं और कंट्री में किसी और पार्ट में वहां पे जो जागीर है या वहां पे जो लैंड है उसको कंट्रोल करता था। तो वो वहां का जागीरदार था। यानी कि एक मनसबदार जो अगर एक लैंड है ए लैंड, वहां पे मनसबदार एक, तो वो किसी और जगह का जागीरदार हो सकता है और किसी और जगह का जागीरदार कहीं और का मनसबदार हो सकता है। इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।